हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और विश्व इतिहास के कुछ विषय जैसा कि हमारा चैप्टर 5 चल रहा है, यायावर साम्राज्य। ठीक है, और हमने इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ ली। चंगेज खान के बारे में हम पढ़ रहे थे, चंगेज खान के उत्तराधिकारियों के बारे में हमने पढ़ा, और 13वीं शताब्दी में मंगोल आक्रमण आदि हमने काफी चीजें इनके बारे में पढ़ ली। गजन खान का भाषण, और यहाँ पे हमने काफी चीजें कवर कर लिया था। और यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे यहाँ से, यदि उसी समय में घटना घटने वाली अन्य घटनाओं की ओर देखें। तो काफी चीज हमने कंप्लीट कर ली थी, अभी थोड़ा सा ही बचा है, और नेक्स्ट में हम फिर 6th चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ से शुरू करते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यदि हम उसी समय, पिछली वीडियो जरूर देखें तभी आपको समझ में आएगी, इससे पहले वाली जो है घटनाओं की ओर देखें, तो शायद हम इस शब्द के अर्थ में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकते हैं। 13वीं शताब्दी की बात करते हैं। मध्य में मंगोल क्या था, एक एकीकृत जनसमूह के रूप में उभर कर सामने आए। यानी चंगेज खान के नेतृत्व में काफी एकीकरण कर लिया गया था, और एक उनका समूह बन गया था, और उनमें एकता थी। और उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण भी किया था। बहुत बड़ा साम्राज्य का चंगेज खान ने निर्माण कर लिया था, जिसे दुनिया में उससे पहले नहीं देखा गया था। क्योंकि कबीलाई सरदार तो होते थे, ये पहले कबीलों में बटा हुआ था, लेकिन इसने क्या किया कि युद्ध कर करके, लड़ाइयां कर करके इसने एकत्रित किया और एक अच्छा नेता बन गया। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन भी किया, जिनके अपने इतिहास, संस्कृतियां और नियम भी थे। हालांकि मंगोलों का अपने साम्राज्य के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप में वे अल्पसंख्यक ही रहे। यानी कि मंगोलों का जो अपने साम्राज्य था उनका, उस पर प्रभुत्व रहा। ठीक है, उन्होंने प्रभुत्व स्थापित किया, शासन किया, और उसके अलावा भी इनकी संख्याएं अधिक थी। ठीक है, क्योंकि काफी लोग इसके उसमें शामिल हो गए थे, जनसमूह शामिल हो गया था चंगेज खान के नेतृत्व में। और वे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या थे, वे अल्पसंख्यक रहे। यानी कि उनकी संख्या फिर भी संख्यात्मक रूप में कम ही रही। उनके लिए अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा एकमात्र उपाय उस पवित्र नियम के अधिकार के दावे के जरिए हो सकता था। यानी उनकी अपनी पहचान और विशिष्टता चंगेज खान की मृत्यु के बाद काफी चीजें फिर बदलती चली गई। और जो उसके बेटे थे, उन लोगों के हाथ में शासन गया, तो धीरे धीरे इसमें एकत्र जो एकाकीकरण था, और एकीकरण जो था उसमें कमी आने लगी। ठीक है, जो उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ था अधिकार के जरिए साबित हो सकता था, जरिए हो सकता था। इस बात की पूरी संभावना है कि यास मंगोल जनजाति का ही एक प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था। हम यहाँ देखते हैं यास। देखिए, डेविड आयलान के शोध के बाद यास पर हाल ही में हुआ कार्य, वह नियम संहिता जिसके बारे में कहा जाता है कि चंगेज खान ने 1206 के किरिलताई में लागू की थी, और उन जटिल विधियों का विस्तृत वर्णन करता है जो महान खान की स्मृति को क्या करता है, बनाए रखने के लिए उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने क्या किया था, प्रयुक्त किया था। ठीक है, अपने प्रारंभिक रूप में यास को यासाक लिखा जाता था, जिसका अर्थ था विधि, अज्ञाप्ति या आदेश। तो क्या अर्थ था यास का, इसका अर्थ था विधि, ठीक है, अज्ञाप्ति, और वह क्या था, आदेश। इसका यास का मतलब था। ठीक है, आदेश। और यहाँ चलते हैं फिर हम, तो किंतु, तो क्या था ये, यास मंगोल जनजाति का ही क्या था, प्रथागत परंपराओं का क्या था, एक संकलन था। किंतु उसे चंगेज खान की विधि संहिता कहकर मंगोलों ने भी मूसा और सुलेमान की भांति अपने एक स्मृतिकार होने का दावा किया। तो उन्होंने भी क्या किया, चंगेज खान की एक विधि संहिता उसे बताया, जिसकी प्रमाणिक संहिता प्रजा पर लागू की जा सकती थी। यास मंगोलों को समान आस्था रखने वालों के आधार पर संयुक्त करने में क्या हुआ, सफल हुआ। जो यास था वो मंगोलों को क्या किया, उसमें जो समान आस्था रखते थे उनको उसमें संयुक्त करने में क्या किया, यह वह सफल हुआ। उसने चंगेज खान और उसके वंशजों से मंगोलों की निकटता को क्या किया, स्वीकार किया। चंगेज खान और जो उसके वंशज थे। यद्यपि मंगोलों ने भी काफी हद तक स्थानबद्ध जीवन प्रणाली के कुछ पहलुओं को अपना लिया था,
फिर भी यास ने उनको अपनी कबीलाई पहचान बनाए रखने और अपने नियमों को उन पराजित लोगों पर लागू करने का क्या किया, आत्मविश्वास पैदा किया और आत्मविश्वास दिया। ठीक है, यास एक बहुत ही सशक्त विचारधारा थी। यास क्या थी, एक सशक्त विचारा थी विचारधारा थी। और हो सकता है कि चंगेज खान ने ऐसी विधि की कोई योजना पहले से न बनाई हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है उसने ऐसी योजना पहले से नहीं बनाई होगी, और लेकिन वह निश्चित रूप से उसकी कल्पना शक्ति से प्रेरित था, जिसने विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में अहम भूमिका निभाई थी मंगोल जनजाति की। यास 1221 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज खान ने वहां के अमीर जो मुसलमान थे, अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में क्या किया, एकत्रित कर कर उनकी भर्त्सना की। उसने उनको पापी कहा। ठीक है, और चेतावनी दी कि इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप उनको अपना छिपा हुआ धन उसे देना पड़ेगा। उसने कहा कि जो उन्होंने पाप किए हैं वो पापी हैं, और उनको अपना धन उसको देना पड़ेगा। यह निर्णय करने योग्य एक नाटकीय घटना थी। ठीक है, ये एक नाटक के रूप में एक घटना थी, जिसका लोगों ने लंबे समय तक याद रखा और उस पर चित्र भी बनाए। 16वीं शताब्दी के अंत में चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जो था जोची, ठीक है, का एक दूर का वंशज था अब्दुल्लाह खान बुखारा, उसी उत्सव मैदान में गया। ठीक है, चंगेज खान के विपरीत अब्दुल्लाह खान वहां छुट्टी की नमाज अदा करने गया। चंगेज खान के विपरीत अब्दुल्ला खान क्या हुआ, वहां का छुट्टी उसके विपरीत था और वहां छुट्टी की नमाज अदा करने गया। उसके इतिहासकार हफीज ए तनीज ने अपने स्वामी की इस मुस्लिम धर्म परायणता का विवरण अपने इतिवृत्ति में दिया, और साथ ही यह चौंका देने वाली टिप्पणी भी की कि यह चंगेज खान के यास के अनुसार था, ऐसा कहा। ठीक है, क्रियाकलाप 4, क्या इन 4 शताब्दियों में यास का अर्थ बदल गया जिसने चंगेज खान को अब्दुल्ला खान से अलग कर दिया? हफीज तनीस के अनुसार अब्दुल्ला खान ने मुसलमान उत्सव मैदान में किए गए धार्मिक अनुपालन के संबंध में चंगेज खान के यास का उल्लेख क्यों किया? निष्कर्ष देखते हैं। चंगेज खान का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, काफी हमने इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, तो आप अगर पहले की वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे पीसीएस मेंस का हो, आईएएस मेंस का एग्जाम हो, आपका टीजीटी पीटी का हो, केबीएस का हो, एनपीएस का हो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, आज जब हम, ठीक है, क्या निष्कर्ष है, निष्कर्ष देखते हैं। अब हम निष्कर्ष पे आ जाते हैं। याद जब हम क्या करते हैं, चंगेज खान को याद करते हैं, तो हमारी कल्पना में ऐसी तस्वीर आती है जैसी कि एक विजेता नगरों को ध्वस्त करने वाला। ऐसी ही तो तस्वीर आती है जब हम चंगेज खान की बात करते हैं, या चंगेज खान के बारे में पढ़ते हैं, या चंगेज खान के बारे में हम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में यही ऐसी ही तो तस्वीर आती है कि वह सबको तहस नहस करता हुआ बस चलता जा रहा, सबको मारते काटते हुए, ऐसी तस्वीर आती जैसे कि एक विजेता नगरों को ध्वस्त करने वाला एक ऐसे व्यक्ति जो हजारों लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी है, यानी बहुत लोगों को, उसने लाखों लोगों को मारा था। 13वीं शताब्दी के चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के नगरवासी इस टाइप के इन गिरोहों को वो भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। ठीक है, जो चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के नगरवासी थे, और इन गिरोहों को, इस टाइपी का ये गिरोह था जिनको घृणा की दृष्टि से देखते थे। फिर भी मंगोलों के लिए चंगेज खान अब तक का सबसे महान शासक था। लेकिन उसके बावजूद भी मंगोल खान क्या था, जो मंगोलों के लिए चंगेज खान क्या था, ये एक महान शासक था। ठीक है, उसने क्या किया था कि उसने लोगों को इकट्ठा किया था, लोगों को एकत्रित करने का कार्य किया था। इससे लोग उसको पसंद करने लगे थे। उसने मंगोलों को संगठित किया। ठीक है, जो भी मंगोल थे उनको सबको संगठित किया। लंबे समय से जो चली आ रही कबीलाई लड़ाइयां थी और चीनियों द्वारा जो शोषण था, उससे क्या किया, चंगेज खान ने लोगों को मुक्ति दिलवाई इन सब चीजों से। और उसे साथ ही समृद्ध भी बनाया। जीतता उसके बाद वो अपने उस देश को क्या करता था, समृद्ध भी बनाता था। एक शानदार परम महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया। व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित उसने किया। जो व्यापार के रास्ते थे, जो बाजार थे, उसका उसने दोबारा से उनको स्थापित किया।
और जिससे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री क्या हुआ, उससे आकृष्ट हुए। ठीक है, मार्को पोलो कहाँ का था, वेनिस का था, और वो दूर के यात्री जैसे उससे आकृष्ट हुए, उन्होंने ध्यान खींचा उस चीज का। और चंगेज खान के इन परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार या सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह मिटा देता है। तो उसका जो अगर हम कल्पना करते हैं तो, लेकिन उसके साथ साथ देखते हैं तो उसने क्या किया, काफी ऐसे कार्य किए जिससे उसकी सराहना की जा सकती है। स्थानबद्ध पराजित लोगों की सोच से परे कुछ देर के लिए 13वीं शताब्दी के उस छोटे से मंगोल अधिराज के बारे में सोचिए, जिसने विविध मतों और आस्था वाले लोगों को क्या किया, सम्मिलित किया। विभिन्न मत के लोग थे और विभिन्न आस्था के लोग थे, उन लोगों को इसने क्या किया, उसने एक सूत्र में इसने बांधने का कार्य किया, जो कि इससे पहले कभी पहले नहीं हुआ था। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों और आस्थाओं में संबंध रखने वाले थे, शमन, बौद्ध, ईसाई, अंत इस्लाम, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर अपने वैयक्तिक मत कभी भी उन्होंने नहीं थोपा था, लोगों पे लागू नहीं किया था। मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया। ठीक है, इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक था। क्या था इनका शासन, बहुजातीय भी था, बहुभाषी भी था, उसके अलावा बहुधार्मिक भी था। ठीक है, बहुधार्मिक भी था इनका शासन, जिसको उसने बहुविध संविधान का कोई उसे भय नहीं था। यह उस समय के लिए असामान्य बात कही जा सकती है। इतिहासकार उन विधियों का अध्ययन करने में लगे हैं जिनके माध्यम से मंगोल अपने बाद में जो आने वाली शासन प्रणालियां थी, जैसे कि भारत में मुगल शासकों की शासन प्रणाली के अनुसरण के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सकें, इस बात की खोज में लगे हैं। मंगोलों और किसी भी यायावर शासन प्रणाली से संबंधित जिस तरह के प्रलेख हैं, उसमें से यह समझना वस्तुतः असंभव है कि वह कौन सा ऐसा प्रेरणा स्रोत था जिसने साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदाय में बटे हुए लोगों को एक परिसंघ बनाया। तो कहा जा सकता है कि मंगोल जो किसी भी आर्य शासन प्रणाली के लिए एक तरीके का प्रलेख है, जिससे कि यह समझा जा सके कि वस्तु जो असंभव एक तरीके से था, तो वह कौन सा एक प्रेरणा स्रोत था जिसने इन सभी को क्या किया, इनकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए सबको एक समुदाय में, जो लोग अलग अलग समुदाय में बटे हुए थे, उनको एक परिसंघ बना के रखा। अंततः मंगोल साम्राज्य में भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित हो गया, तथापि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर, जो कि एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, ने अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया, क्योंकि वह चंगेज खान का वंशज नहीं था। ठीक है, 14वीं शताब्दी के अंत में एक राजा जो तैमूर की बात करते हैं, जो एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, लेकिन अपने को राजा घोषित करने में उसने संकोच का, क्योंकि वह चंगेज खान का वंशज, जो तैमूर था वो चंगेज खान का वंशज नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की तो अपने अपने को चंगेज खानी परिवार के दामाद के रूप में उसने प्रस्तुत किया, यानी चंगेज खान के उसने दामाद के रूप में, चंगेज खानी जो परिवार है उसके दामाद के रूप में तैमूर ने प्रस्तुत किया। आज दर्शकों के रूसी नियंत्रण के बाद, दशकों के रूसी नियंत्रण के बाद मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। मंगोलिया जैसा कि अलग राज्य बन चुका है, उसने चंगेज खान को एक महान राष्ट्र नायक के रूप में लिया है, जिसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है और जिसकी उपलब्धियों का वर्णन गर्व के साथ किया जाता है। मंगोलिया के इतिहास में इस निर्णायक समय पर चंगेज खान एक बार फिर मंगोलों के लिए एक आराध्य शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है, जो महान अतीत की जो स्मृतियां थी उनको जागृत किया है और राष्ट्र की पहचान बनाने की दिशा में शक्ति प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र को क्या किया है, राष्ट्र को भविष्य की ओर ले जाएगा। मंगोलों द्वारा बगदाद पर कब्जा, रशीद अल दीन तब्रेज दिया गया। 14वीं शताब्दी का एक लघु चित्र है ये, 14वीं शताब्दी का। ठीक है, ये आप चित्र देख सकते हैं, 14वीं शताब्दी का मंगोलों द्वारा बगदाद पर कब्जा किया गया है।
ठीक है। और कुबलई खान और चाबी शिविर में ये है। और अभ्यास संक्षेप में इनके उत्तर, पहले वीडियो देखें फिर उसके बाद संक्षेप में अपने उत्तर लिखें। मंगोलों के लिए व्यापार क्यों इतना महत्वपूर्ण था? चंगेज खान ने यह कौन अनुभव किया कि मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाई में विभक्त करने की आवश्यकता है? और यास के बारे में परिवर्तित मंगोलों का चिंतन किस तरह चंगेज खान की स्मृति के साथ जुड़े हुए उनके तनावपूर्ण संबंधों को उजागर करता है? और यदि इतिहास नगर में रहने वाले साहित्यकारों के लिखित विवरणों पर निर्भर करता है तो यार साम्राज्य के बारे में हमेशा प्रतिकूल विचार ही रखे जाएं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप इसका कारण बताएंगे? फारसी इतिहासकारों ने मंगोल अभियानों के बारे में लोगों को इतना बढ़ा चढ़ाकर संख्या क्यों बताई है? ये सब चीजें पढ़ें। संक्षेप में निबंध लिखें। मंगोल और बेदोइन समाज की व्यवहारिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बताइए कि आपके विचार में किस तरह उनके ऐतिहासिक अनुभव एक दूसरे से भिन्न थे। इन भिन्नताओं से जुड़े कारणों को समझाने के लिए आप क्या स्पष्टीकरण देंगे? 13वीं शताब्दी के मध्य में मंगोलिया द्वारा निर्मित फैक्स मंगोलिका का निम्नलिखित विवरण उसके चरित्र को किस तरह उजागर करता है? एक फ्रेंसिकन भिक्षु रूबरू निवासी विलियम को फ्रांस के सम्राट लुई 16वें ने राजदूत बनाकर महान खान मोके के दरबार में भेजा और वह 1254 में मोके की राजधानी कराकोरम में पहुंचा और वह वहां लोरेन फ्रांस की एक महिला पकेट के संपर्क में आया जिसे हंगरी से लाया गया था। वह महिला राजकुमार की पत्नियों में से एक पत्नी की सेवा में नियुक्त थी और जो नेस्टोरियन ईसाई थी। वह दरबार में एक फारसी जौहरी गिवेसी बुशेर के नेतृत्व संपर्क में आया जिसका भाई पेरिस के ग्रैंड पोंट में रहता था। इस व्यक्ति को सर्वप्रथम रानी शोरगती तानी ने उसके उपरांत मौके के छोटे भाई ने अपने पास नौकरी में रखा। विलियम ने यह देखा कि विशाल दरबारी उत्सवों और सार्वजनिक सर्वप्रथम निष्ठुर पुजारियों को उनके चिन्हों के साथ तथा उनके उपरांत मुसलमान बौद्ध और ताओ पुजारियों को महान खान का आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है। और यहीं पे आज ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर 6 चैप्टर पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फिर 6 चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।